तो स्वागत है आप लोगों का हमारे न्यू वीडियो में, जिसमें हम करेंगे लाइन्स एंड एंगल का पूरा वन शॉट। और इस वीडियो में हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बट क्वेश्चन के लिए हम एक अलग सेशन लाएंगे। उसमें हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे और आर.डी. शर्मा के टॉप 10 क्वेश्चन, जैसे कि आप जानते ही हैं हम हर चैप्टर के लिए करते हैं, तो उसको हम बाद में करेंगे। आज हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, आज हम इसमें करेंगे जितनी भी थ्योरी है लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड, एक भी आपका जो थ्योरी है वो छूटेगा नहीं, चाहे वो लाइन से रिलेटेड हो या एंगल से रिलेटेड हो, सारी चीजों को हम इसमें कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम समझेंगे, जो कि हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो लाइन्स क्या होती है, अगर मैं एक मैथमेटिकली टर्म्स में बोलूं कि लाइन्स क्या होती है, तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें तो जिसका एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे कि ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, अब इसको हम यहां भी एक्सटेंड करें, यानी कि बढ़ाते रहें तो ये इन्फिनिटी तक चलेगा, और यहां भी अगर इसको हम बढ़ाते रहें तो ये माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा। यानी कि सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि लाइंस मतलब जिसका एंड पॉइंट नहीं हो, दोनों साइड का, इस साइड से भी और इस साइड से भी, यानी यहां से भी इसको जितना खींच सकते हैं और यहां से भी जितना चाहे उसको खींच सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक डेफिनेशन कि लाइन क्या होता है। अब उसके बाद हम समझते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो जैसे कि एक लाइन है, अब इसका हम कुछ पार्ट ले लें, जैसे कि इतना पार्ट, और उसको फिर हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें लाइक दिस। तो लाइन सेगमेंट क्या है कि जिसके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। अब जैसे ये दोनों पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट्स है इसके एंड पॉइंट्स तो वो डिफाइन है, यानी इससे ज्यादा आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। यानी कि लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। अब बात करते हैं रे की, तो रे क्या होता है, जिसके एक एंड पॉइंट होता है। जैसे मान लेते हैं ये वाला जो इसका है ए पॉइंट है, तो यहां से इसको हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते और यहां से चाहे तो कर सकते हैं। तो बेसिकली लाइन सेगमेंट और लाइन और रे के बीच में हमने समझा कि क्या होता है तीनों। तो लाइन क्या होता है, जिसके दोनों एंड पॉइंट्स नहीं होते, और लाइन सेगमेंट क्या होती है कि लाइन का एक पार्ट जिसमें दोनों एंड्स होते हैं। और अगर हम बात करें रे की, तो रे क्या होता है, जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, जैसे कि ये रहा आपका, तो ये क्या हो गया, आपका एंड पॉइंट हो गया। तो अगर हम तीनों चीजों को डिफाइन करके लिखें तो हम लिख सकते हैं ऐसे ही। सबसे पहले हम लिखते हैं लाइन सेगमेंट क्या है, व्हाट इज लाइन सेगमेंट। तो लिखेंगे हम लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट of line which has two end points। तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज रे। रे क्या होता है, व्हाट इज रे। तो रे क्या होता है, तो जिसका मतलब एक ऐसा लाइन लिख सकते हैं हम, पार्ट ऑफ लाइन which has only one end point। तो सबसे पहले तो हमने तीन बेसिक टर्म को समझा, लाइन सेगमेंट और रेस को। अब हम समझते हैं कि एंगल्स क्या होता है। तो एंगल्स को अगर हम लिखें कि व्हाट इज एंगल, तो एंगल क्या होता है, तो एंगल क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक रे ये रही, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक रे है और एक रे ये रही हमारे पास। तो दोनों रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन है। तो जब दो रेस हमारे पास सेम कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, तो उनके बीच का जो ये रीजन होता है, स्पेस होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, एंगल। फिर से समझाता हूं, हमारे पास एक रे ये रही और एक रे ये रही, तो दो रेस का जब स्टार्टिंग पॉइंट ये जो है सेम होता है, तो इसके बीच का जो ये स्पेस यानी जो रीजन होता है उसको बोलते हैं एंगल। तो एंगल हमने समझा। अब इसके बारे में कुछ और समझेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं हम कि व्हाट इज एंगल। तो यहां लिखेंगे द स्पेस बिटवीन टू लाइन रेस इज कॉल्ड एंगल। तो हमने एंगल को भी समझ लिया कि अगर दो रेज जो है सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, जैसे कि ये जो पॉइंट है, अगर इसको हम पॉइंट 1 बोले, तो इस रे के लिए भी ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है और इस रे के लिए भी ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसके बीच का जो ये रीजन हुआ, स्पेस हुआ, उसको क्या बोलेंगे, हम एंगल बोलेंगे। अगर हम बात करें कि एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। तो इसको हम जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे हम थीटा से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें और इसके बारे में, एंगल के बारे में, तो इसके यूनिट क्या होती है? जैसे कि हर चीज को मेजर करने की एक यूनिट होती है। जैसे आपके पास आपका जो वजन है वो किलोग्राम में नापा जाता है कि आप 55 किलो के हैं, 40 किलो के हैं या 20 किलो के हैं। बट अगर हम बात करें एंगल की, तो एंगल को किस में मेजर किया जाता है? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको जो है डिग्री में मेजर किया जा रहा है। तो डिग्री जो है इज यूनिट ऑफ एंगल। बट मैं एक चीज और पॉइंट इसके बारे में बताऊं, जो आप क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे, तो एंगल की एक और ऐसा यूनिट जो होती है रेडियंस, ठीक है? तो वो अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, बट वो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है कि एंगल की एक और ऐसा यूनिट जो होती है वो रेडियंस होती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि एंगल क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है। डिग्री जो है उसकी वो होती है यूनिट, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एंगल्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो अगर हम यहां पे लिखें टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो एंगल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो सबसे बेसिक हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो होता है हमारा वो होता है एक्यूट एंगल। आपने सुना होगा, बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं इसे। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है? मतलब ऐसा एंगल जिसका जो वैल्यू है वो कितनी है? 90 से कम है, ठीक है? तो लिखेंगे हम दोज एंगल्स whose measure is less than 90 डिग्री। तो ऐसा एंगल जिसके जो वैल्यू है वो 90 से कम है। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ऐसा थीटा, यानी थीटा क्या है? एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ऐसा एंगल जो कि 0 से तो बड़ा है, ये क्या दिखा रहा है कि थीटा जो है 0 से बड़ा है, लेकिन वो 90 डिग्री से छोटा है। तो ऐसा एंगल जो 0 से तो बड़ा है बट 90 से छोटा है। अगर हम एग्जांपल लें इसका, तो हमारा क्या हो जाएगा? 70 डिग्री, लाइक 20 डिग्री। तो ये दोनों एंगल क्या है? 90 से हमारे कम है और 0 से बड़े हैं। तो ये हो गया हमारा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। अगर हम दूसरा टाइप देखें इसका, दूसरा हमारा क्या होता है? राइट एंगल। राइट एंगल, तो राइट एंगल तो आप जानते ही हैं कि जिसकी एग्जैक्ट 90 डिग्री वैल्यू होती है, एग्जैक्ट 90 डिग्री वैल्यू, यानी ऐसा एंगल जिसकी जो वैल्यू है वो करेक्ट 90 डिग्री है, उसको बोलते हैं हम राइट एंगल। जैसे कि आपने एक ट्रायंगल देखा होगा, तो ये जैसे कि एक लाइन है, तो ये जो एंगल बना इन दोनों लाइन के बीच में, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है? अब देखते हैं हमारा तीसरा एंगल। तीसरा एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। तीसरा एंगल होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? कमेंट में लिखिए, ठीक है, अगर आपको पता है। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है कि जिसका जो मेजर है वो 90 डिग्री से ज्यादा है बट 180 डिग्री से कम है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि आप जो है एक ऑब्ट्यूस एंगल है, यानी आपको ये समझना है कि आपका जो मेजर है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। आप 110 डिग्री के हो सकते हैं, 120 डिग्री के हो सकते हैं, लेकिन आप 180 डिग्री से कम ही रहेंगे। तो समझ लिया आपने कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें दोज एंगल्स whose measure is less than whose measure is more than 90 degree but less than 180 डिग्री। अगर इसको मैथमेटिकली टर्म्स में अगर हम रिप्रेजेंट करें, तो ये जो थीटा है, थीटा क्या है? एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, यानी हम ऑप्टिक्स एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि ये जो है 90 से बड़ा है। ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो थीटा है वो 90 से बड़ा है, बट ये क्या है? 180 डिग्री से छोटा है। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स एंगल। तो अगर एग्जांपल दो ऑप्टिक्स एंगल का, तो क्या क्या हो जाएगा? जैसे 110 डिग्री और मान लेते हैं 135 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये सारे एंगल जो है 90 से तो बड़े हैं बट 180 से कम है, तो इनको बोलेंगे ऑप्टिक्स एंगल। अगर हम और टाइप के एंगल्स को देखें, तो इसके बाद हमारा क्या आता है? इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। तो आप समझिए क्या होंगे स्ट्रेट एंगल क्या होता है। तो ऐसा एंगल जिसका एग्जैक्ट वैल्यू 180 डिग्री होता है, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। तो जैसे कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और मान लेते हैं हमने एक और एक लाइन ऊपर से ड्रॉ करी, तो ये एंगल मान लेते हैं हमारे पास कितना है, सॉरी इसको मैं गलत तरीके से दिखा रहा हूं।
सही तरीका ये होगा कि अगर मान लेते हैं ये एंगल है, ये लाइन है हमारे पास, तो यहां से अगर हम मूव करें और ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करें, हाफ राउंड, तो ये जो होगा हमारे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन में एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा पांचवा एंगल। तो पांचवा एंगल होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसकी जो वैल्यू है, ऐसा एंगल जिसकी जो वैल्यू है वो 180 डिग्री से तो ज्यादा है, 180 डिग्री से तो ज्यादा है, बट 270 से कम है, नहीं आई थिंक हाँ 360 से कम है। तो ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा है बट 360 से कम है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अब बात करते हैं हमारे छठे एंगल की, तो वो होता है हमारा कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। मान लेते हैं हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं और ऐसे करते करते ये पूरा राउंड अगर कंप्लीट करते हैं, तो ये जो पूरा एंगल सर्कल बना हमारा, इसको क्या बोलेंगे, 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है हमारा, कि जो पूरा 360 डिग्री के बराबर होता है। और रिफ्लेक्स एंगल का अगर हम देखें एग्जांपल, तो ये हो जाएगा हमारा लाइक 180 से बड़ा है बट 360 से छोटा है। तो ठीक है, ये हमारे रिफ्लेक्स एंगल के एग्जांपल होगी, जैसे एग्जांपल के लिए 290 डिग्री एक्सेट्रा। तो अभी तो हमने क्या पढ़ा, कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ा और लाइंस के बारे में थोड़ा हमने जाना। हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, बट पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए, मैं साइड हट जाता हूं, फिर हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारे आगे के टॉपिक्स को। पहले हम इनको रफ कर लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमारा पहला एंगल वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो ये बेसिकली पेयर ऑफ एंगल हम पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारे पास दो एंगल चाहिए हमारे पास। तो मान लेते हैं कि ऐसे दो एंगल जिनका जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर है। ऐसे दो एंगल जिनका जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो उनको बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे के लिए एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, तो 70 डिग्री और 20 डिग्री अगर इनको आप जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, 70 प्लस 20। तो इन दोनों एंगल का जो पेयर बना उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो लिखेंगे टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री, तो उनको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जांपल के लिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, दो एंगल, कोई भी दो एंगल ले लो जिनका जो जोड़ेंगे अगर हम, तो हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 180 डिग्री आनी चाहिए। तो टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझा, सप्लीमेंट्री एंगल को समझा। अब हमारा तीसरा पेयर ऑफ एंगल आता है जो कि आएगा हमारा एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे लिखते हैं हम एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, एडजेसेंट यानी कि अगल बगल वाले एंगल। मान लेते हैं जैसे हमारे पास एक एंगल ये रहा 45 डिग्री और इसी से चिपका हुआ एक और एंगल है जो है हमारा 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइन है इन दोनों एंगल के बीच में कॉमन है। ये जो लाइन है मान लेते हैं ए बी, तो ये जो लाइन है इस वाले एंगल के लिए भी और इस वाले एंगल के लिए भी कॉमन लाइन है। तो एडजेसेंट एंगल को अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे कि इफ टू एंगल्स हैव सेम कॉमन आर्क, इफ टू एंगल्स, जैसे कि हमारे पास एक एंगल ये हो गया एंगल, इसको मान लेते हैं ओ और इसको मान लेते हैं सी। तो एंगल ए ओ बी है और जो एंगल ए बी सी है, इन दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म इसको बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको बोलेंगे हम आर्म। तो अगर ये जो एंगल है
और ये जो एंगल है एक कॉमन आर्म शेयर कर रही है, तो उस टाइप के एंगल को बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। यहां लिखेंगे इफ टू एंगल्स हैव कॉमन आर्म देन द angles are called adjacent angle, adjacent angles। तो ये हो गया हमारा तीसरा पेयर जो कि था एडजेसेंट एंगल का। अब हम समझेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को, तो आप एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मैं साइड हटता हूं। तो आइए अब करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। तो एक बार हम इसको मिटा लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारा लीनियर पेयर क्या होता है। तो जैसे कि यहां पे लिखते हैं हम लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर एक टाइप का सप्लीमेंट्री एंगल ही है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, हमारे पास एक लाइन है और हमने इसके ऊपर एक रे ड्रॉ किया, ठीक है, और ये जो एंगल हमारे पास मान लेते हैं 150 डिग्री है और ये जो एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। तो ये दोनों, पहली बात क्या है, एक एडजेसेंट एंगल है। पहली बात, ये दोनों एंगल क्या है, एक एडजेसेंट एंगल है। तो इसका एक मिनट में जरा आप इसको लिखिए, मैं साइड हट जाता हूँ। हाँ, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 150 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो सबसे पहली बात, ये दोनों क्या हमारे एडजेसेंट एंगल है क्योंकि इनके बीच में एक कॉमन आर्म है। तो एडजेसेंट एंगल तो है, बट इनका सम क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। तो ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका सम क्या है, 180 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों एंगल सबसे पहली बात क्या है, एडजेसेंट है। दूसरी बात कि इनका सम क्या है, 180 डिग्री है। तो लीनियर पेयर के लिए क्या शर्तें हैं कि पहला तो उनका जो है वो एडजेसेंट एंगल होने चाहिए, एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। और सेकंड क्या है कि उनका सम जो है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये जो है लीनियर पेयर के लिए एक कंडीशन होती है, ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। तो एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। अब हम उसके बाद एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों का सम तो 180 डिग्री होता है, बट इनके बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा अगला टॉपिक, ये डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्री एंड लीनियर पेयर एंगल्स। तो देखिए एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है कि सप्लीमेंट्री एंगल में आप क्या होता है कि आप कोई सी भी दो एंगल्स को लेके आ जाए। आपके पास एक एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री और एक एंगल मान लेते हैं 50 डिग्री। तो इसमें क्या है, कोई से भी अलग अलग दो एंगल को आप जोड़ लीजिए या सेम को भी जोड़ लीजिए तो वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। बट लीनियर पेयर में क्या है कि लीनियर पेयर में वो एडजेसेंट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे तो ये एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों एंगल जो है वो एडजेसेंट एंगल नहीं है, यानी बगल वाले एंगल तो नहीं है, फिर भी इनका सम जो है कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री। तो ये तो हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। बट लीनियर पेयर में क्या होता है कि ये दोनों जब एडजेसेंट होंगे और उनका सम 180 डिग्री होगा तभी वो होगा लीनियर पेयर एंगल। तो ये था बेसिक सा डिफरेंस। अब हम आगे करेंगे इसको कंटिन्यू। तो हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा क्या कि इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है। मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन ये रही, तो एक दूसरी लाइन इसको काट रही है। इंटरसेक्ट मतलब काटना। तो एक लाइन है और इसको एक दूसरी लाइन, मान लेते हैं हमारे पास ये लाइन एल है और ये लाइन एम है। तो लाइन एल को लाइन एम जो है वो काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस टाइप की लाइंस को क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये हो गया हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन एम है और एक लाइन हमारे पास एन है। तो आप देख सकते हैं इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो, जब ये लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे और अगर इसको भी एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं नहीं मिलने वाली, दोनों लाइन जो है पैरेलल है। और अगर पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगी, यहां लिख देंगे हम अब इफ
m is parallel to n, then m and n are non intersecting. मैंने समझाया कि आपको कि इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस में डिफरेंस क्या है, कि ये दोनों लाइन जो है कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, बट ये जो है ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे को काट देगी। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग। तो आप इसको एक बार लिख लीजिए, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे, यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है एक्सियोम। एक्सियोम, तो एक्सियोम का मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई फैक्ट, मतलब कि ये है ही है, ये मतलब प्रूफ चीजें हैं, ठीक है। तो ये एक्सियोम हमने समझा। तो हमारा पहला एक्सियोम क्या है कि इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, आल्सो कॉल्ड लीनियर पेयर एक्सियोम। समझते हैं इसको। इफ अ रे स्टैंड ऑन लाइन, हमारे पास एक लाइन है, मान लेते हैं ए बी की लाइन, ठीक है, और इसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रहा है। मैंने समझाया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि रे क्या होता है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है। तो एक एंड पॉइंट ये हो गया और इसको मान लिया हमने रे। तो एक लाइन के ऊपर एक रे को हमने लोकेट कर दिया। अब समझते हैं आगे क्या बोला है, देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो ये दोनों जो एडजेसेंट एंगल है, मान लेते हैं इसको एंगल ए और इसको बी, तो ए प्लस बी का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री। तो बेसिकली ये तो एक्सियोम एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, वरना ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता रखा है लीनियर पेयर का। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन है और उस पर हम एक रे को ड्रॉ करते हैं, तो ये जो हमारे पास एडजेसेंट एंगल बनते हैं ए और बी, उनका जो सम है 180 डिग्री होता है। सिंपल है, बस ये लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी में एक्सियोम के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। ये वाला एक्सियोम इंपॉर्टेंट है। अब एक्सियोम 2 को देखते हैं, इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ये वाला जो एक्सियोम है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये वाला जो है बस इसका जस्ट अपोजिट है। हमारे पास क्या बोला है, सेम ही है ये वाला भी। मान लेते हैं एंगल एक्स है और ये वाई है, ठीक है, और ये हमारे पास रे है, ये वाली रे है और ये लाइन है। तो इसमें बोला है कि इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है एक्स प्लस वाई, अगर हमारे पास पहले से ही दे रखा है कि उनका सम 180 डिग्री है, तो ये बात फिक्स है कि जो देन द नॉन कॉमन आर्म फॉर्म्स अ लाइन। फिर अगर ये दोनों जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम अगर 180 डिग्री हो रहा है पहले से ही, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये वाला नॉन कॉमन आर्म्स और ये वाला नॉन कॉमन आर्म्स, ये मिलके एक लाइन बना रहे हैं। तो ये वाला जो है एक्सियोम 2 वो पहले वाले का जस्ट अपोजिट है, ठीक है, हमने इसको समझा। अब हम एक थ्योरम को प्रूफ करेंगे जो कि है वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला। तो पहले हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल को समझना पड़ेगा, तो इसको हम मिटाते हैं पहले। तो पहले हम वर्टिकली अपोजिट एंगल को समझेंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्चुअली होता क्या है, तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन ये रही ए बी और एक लाइन हमारे पास ये रही सी डी। तो ये दोनों कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, मैंने आपको बताया था अभी। तो इनके इंटरसेक्ट करने से कुछ रीजन बने, एंगल बने। एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल हमारे पास ये बन गया और एक एंगल हमारे पास ये बन गया। तो जो वर्टिकली अपोजिट होते हैं, जैसे ये वाला एंगल ये इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4। तो एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4, बिकॉज ऑफ यहाँ पे लिख रहा हूं मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। अब हमारे पास एक थ्योरम है जो हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वो थ्योरम क्या है, इफ टू लाइन्स intersect each other then prove that, हमें क्या बोला है, if two lines intersect each other then prove that pairs of vertically opposite angles are equal। बस हमें इस चीज को प्रूफ करना है कि जो एंगल 1 है वो 2 के बराबर कैसे है और 3 जो है वो 4 के बराबर कैसे है। तो मैं इसमें एक टूल बता देता हूं,
जिसके हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। क्योंकि अभी हमने पहले क्या किया था, हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था जो कि था हमारा लीनियर पेयर का, तो वही कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाएंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, कोई भी थ्योरम आपको जब प्रूफ करना होता है, कोई भी थ्योरम हो, क्लास 9th में आपको कोई सा भी थ्योरम प्रूफ करना है, तो आपको सबसे पहले गिवन लिखना होगा। सबसे पहला काम आपको गिवन लिखना है। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे समझते हैं। जो क्वेश्चन में दिया है बेसिकली उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हमारा गिवन कहलाता है। हमारे पास टू लाइन से इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू लाइन्स ए बी एंड बी सी मान, ए बी एंड बी सी मान लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक लाइन है ए बी और ये सी डी मान लेते हैं, ठीक है, ए बी एंड सी डी। तो गिवन में हमने ये लिख दिया। अब हम लिखेंगे टू प्रूव, कि हमें प्रूव एक्चुअली करना क्या है। तो हमें प्रूव क्या करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें ये प्रूफ करना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लेबलिंग कर लें 1 2 3 1, इसको हम ऐसे करते हैं 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 कंटिन्यूसली रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, प्रूफ। तो अगर हम इसको इसको एनालाइज करें, इस फिगर को देखें और समझें, तो आप अगर इतने पोर्शन को भूल जाएं, ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको भूल जाएं, और सिर्फ इस लाइन को देखें ए बी को, और ये जो लाइन है इसको देखें, तो यहाँ पे आपको एडजेसेंट एंगल दिख रहा है, एंगल 2 और एंगल 3। अगर आप इनको जोड़े तो इनका सम 180 डिग्री हो रहा है, और ये एडजेसेंट है, तो ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। और अगर हम सेम देखें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन इधर अगर हम इतने पोर्शन को ढक दें, तो हमारे पास ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, तो ये क्या कर रहा है, एंगल 4 और 3 जो 4 और 3 क्या है, एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बट सबसे मेन काम जो यहाँ पे आता है वो है क्या, इनका रीजन लिखना, कि ऐसा क्यों है, 2 प्लस 3 180 डिग्री क्यों है। तो इसका रीजन लिखेंगे हम, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक्सियोम। मतलब लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट वाला जो अभी हमने पढ़ा था ना, एक्सियोम, उसी की वजह से ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, तो यहाँ पे देखिए अगर ये दोनों 180 डिग्री के बराबर है और ये भी 180 डिग्री के बराबर है, यानी LHS जो है, और मतलब RHS सेम है, तो LHS भी सेम होगा। तो इक्वेशन 2 प्लस 3 और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 बराबर हो जाएगा। तो एंगल 3 से एंगल 3 कट जाएगा, और एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि 4 और 2 बराबर है, बट 1 और 3 को भी सेम ही तरीके से करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल, हमारे पास क्या कौन कौन से हैं, 1 और 2 को लेते हैं इस बार, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें एक मिनट कौन सा एंगल लेना है, ठीक है, एक एंगल कॉमन होना चाहिए 1 और 4। हाँ, एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो है वो भी हमारे पास 180 डिग्री है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एक्सियोम की वजह से, लीनियर पेयर एक्सियोम। तो ये हो गया हमारा सेम रीजन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसको 4 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी कैन से कि इसका RHS बराबर है, दोनों साइड 180 डिग्री है, तो ये वाला साइड भी इक्वल होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 से एंगल 1 कट जाएगा, और एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो ये हमने जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला जो थ्योरम था उसको प्रूफ किया, और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया है। अब इसको आप इसको एक बार लिख लीजिए, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब आगे करते हैं कंटिन्यू। तो पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं।
तो अब हम समझेंगे न्यू कॉन्सेप्ट जो कि है ट्रांसवर्सल। तो यहां पे हम लिखेंगे ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, लेट से हमने एक लाइन ड्रॉ किया ए बी और हमने एक और लाइन ड्रॉ किया सी डी। तो ट्रांसवर्सल एक लाइन ही होती है जो दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है, यानी कि काटती है। ट्रांसवर्सल क्या है, एक ऐसी लाइन है, मान लेते हैं लाइन एल, जो कि क्या कर रही है, ए बी और सी डी यानी दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये तो हमने समझ लिया कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं जिनको हमें समझना है। तो जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल्स को लिख लेते हैं। जैसे एक एंगल ये हो गया 1 2 3 एंड 4, उसके बाद एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो ये सारे तो हमारे एंगल्स फॉर्म हो गए, ठीक है। अब इनके बहुत से स्टैंडर्ड्स नेम है जो कि हमें समझना है। तो सबसे पहला हम क्या समझते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। इंटीरियर एंगल्स, इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे ये हम समझते हैं। तो अगर हम देखें इंटीरियर एंगल, तो अगर मैं आपको जनरल मेथड बताऊं उसको समझने का, तो ये वाले जो एंगल होते हैं मतलब पहली लाइन के नीचे वाले यानी कि अंदर वाले इंटरनल, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7, ये सारे कौन से हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। क्योंकि ये सारे क्या है, इस लाइन के, ये जो ए बी लाइन है उसके अंदर है ये वाले एंगल्स, और सी डी लाइन के अंदर है ये वाले एंगल्स। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे इंटीरियर एंगल्स। अब दूसरा देखते हैं हमारा क्या होता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स, तो जैसा कि इसका अपोजिट होगा, ये वाली लाइन है हमारे पास सी डी, इसके अंदर वाले 8 और 7 क्या हो जाएंगे, इंटीरियर हो जाएंगे, और इसके बाहर वाले हो जाएंगे एक्सटीरियर। तो एंगल 5 और एंगल 6 से हो जाएगा एक्सटीरियर। सिमिलरली 4 और 3 भी हो जाएंगे हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। अब समझते हैं हमारा तीसरा एंगल जो कि है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा क्या हो जाएगा कि जैसे जो जेड की शेप के बीच में बनता है ना, जैसे ये मान लेते हैं ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, तो ये वाला एंगल हो गया और ये वाला एंगल हो गया। एंगल 1 एंड एंगल 7 जो हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। और ये पेयर्स में होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा और एंगल 8 हो जाएगा। एंगल 2 एंड एंगल 8। अब चौथा देखते हैं हमारा क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, इसके नाम से समझ में आ रहा है एक्सटीरियर यानी बाहर वाले, ठीक है। तो एंगल जो 3 हो जाएगा वो हमारे एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर लाई कर रहा है ये वाला एंगल, और ये भी बाहर लाई कर रहा है, और शेप हमारी क्या बन रही है ऐसे जेड वाली, ठीक है। तो एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 5 का पेयर बनेगा, और एंगल 4 और एंगल 6 का पेयर बनेगा, एंगल 4 एंड एंगल 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखते हैं हमारे एक लास्ट एंगल जो कि होता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल जिसको हम बोलते हैं कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंगल्स सेम साइड्स ऑन ट्रांसवर्सल। देखो ये वाली जो लाइन है हमारे पास, लाइन एल, वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के इस साइड वाली यानी एक साइड वाली लाइन, तो 1 और 8, ये क्या हो जाएगा हमारा को इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब तो अंदर का तो रहेगा, इंटीरियर बोला अंदर का रहेगा, और को इंटीरियर बोला यानी कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाली। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 8 हो जाएगा, और एंगल 2 एंगल 7 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा को इंटीरियर एंगल। तो आगे हम करेंगे कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म और पैरेलल लाइंस के बारे में थोड़ा और जानेंगे। पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में और इंफॉर्मेशन को गैदर करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास एक लाइन है एम और एक लाइन है एन।
और एल जो है वो ट्रांसवर्सल यानी इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सारे एंगल्स बन गए हमारे पास, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सारे एंगल्स बन गए। तो अगर मान लेते हैं हमें ये पता नहीं है, हमें ये पता नहीं है कि ये वाले जो एंगल है और ये वाले एंगल है वो सेम है, मतलब सॉरी पैरेलल है, मतलब हमारे पास दो लाइन है एम और एन, बट हमें ये पता नहीं है कि ये जो है पैरेलल है या नहीं है। तो हम वो चीज कैसे पता करेंगे कि अगर हमारे पास जितने भी पेयर ऑफ एंगल्स बन सकते हैं, पहला हो गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर बात करें हम हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, या फिर बात करें हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की, या बात करें हम को इंटीरियर एंगल की। हमारे यही चारों एंगल्स हैं और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो लाइन है एम और एन और उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जितने पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स बन सकते थे मैंने आपको बताया कि अल्टरनेट बन सकता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर, कोरस्पॉन्डिंग और को इंटीरियर। मैंने सिर्फ ये बताया था कि उनके पेयर्स बनेंगे, मैंने ये नहीं बोला था कि वो इक्वल होंगे। तो अगर ये क्या हो जाए हमारे पास इक्वल हो जाए, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे एंगल नंबर 8 और 2, तो एंगल 8 और एंगल 2 जब बराबर हो जाएंगे, उनका पेयर तो मैं भी जानता हूं कि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है, बट जब वो बराबर हो जाएंगे तो वो क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाली लाइन एम और एन जो है वो पैरेलल है। और अगर एक्सटीरियर एंगल या जितने भी सारे एंगल अगर इक्वल हो जाए, इनमें से कोई सा भी एक भी इक्वल हो जाए ना अगर, तो ये जो लाइन है हमारी दोनों वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, अगर ये इक्वल है या फिर ये इक्वल है। ठीक है, एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमारे पास को इंटीरियर एंगल है, तो जैसे एंगल 8 बराबर एंगल 1, तो अगर ये क्राइटेरिया है, पहली बात हम ये जानते हैं कि एंगल 8 जो है और एंगल 1 ये पेयर है किसका, को इंटीरियर एंगल्स का, तो हम तो ये समझ गए। बट ये इक्वल अगर हो गए तो ये क्या हो जाएंगे कि एम लाइन और एन लाइन जो है वो पैरेलल है। अब इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं जो कि है एक हमारी और थ्योरी है, उसको हम क्या लिखेंगे, if a line is parallel to a line and a line is parallel to another, then all lines are parallel। मैं पहले इसका मतलब समझाता हूं। जैसे हमारे पास एक लाइन है m और एक लाइन हमारे पास n, तो m लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल है n के, मैंने ऐसा बोला m लाइन जो है n लाइन के पैरेलल है। मैंने बोला कि एक और लाइन हमारे पास l जो कि किसके पैरेलल है, n के पैरेलल है, तो l जो है वो किसके पैरेलल है, n के पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक लाइन अगर दूसरी लाइन के पैरेलल है और दूसरी जो है वो तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो तीनों लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगी, m is parallel to n and l is parallel to n, तीनों लाइन जो है वो पेयर बन जाएगी। तो ये था हमारा आज का लाइन्स एंड एंगल्स का जो वन शॉट, मतलब थ्योरी के पर्सपेक्टिव से, जो कि हमने पूरा कवर कर लिया है। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आर.डी. शर्मा के टॉप 10 क्वेश्चन, जैसे कि आप जानते हैं हम हर वीडियो में कराते हैं, हर चैप्टर के एंड में कराते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तब तक के लिए धन्यवाद।